पॉलिटिक्स हो गालियां पड़ रही हैं, फौज हो गालियां पड़ रही हैं, पुलिस हो गालियां पड़ रही हैं, अदलिया हो गालियां पड़ रही हैं। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता, महवे हैरतों कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इमरान खान साहब के ऊपर जेल में बैठे बैठे सुनने में आया कि पर्चा डाला गया है कि अगले 30 साल तक मौजूदा हुकूमत जिस भी जमात से ताल्लुक रखती है इनको वोट कोई नहीं पड़ना, कि नहाती अवाम के ऊपर गोलियां चलाई। बहुत बड़ा रियासती जुल्म भी है, हुकूमती जुल्म भी है, और अगर अदालतें उसको ख़त्म नहीं करेंगी तो वो अदालती जुल्म है। अगर गोलियां चलती और गोलियों के मुकाबले में गोलियां चलती तो फिर पता लगता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन साहब। आज हम इनसे बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल दी थी, उसके बाद 26 नवंबर 2024 को एक दिल खराश वहाँ इंसिडेंट होता है। उस हवाले से आज हम इनसे कानूनी राय लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुबश्शिर भाई, आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखिए। आप सवालों की शुरुआत कीजिए, इंशाल्लाह हम तमाम कानूनी आंसर देंगे। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने टाइम दिया हमें। 24 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब फ़ाइनल कॉल देते हैं, उसके बाद पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ रवाना होता है। 26 नवंबर 2024 को एक दिल खराश वाक़या होता है वहाँ पे। मुझे ये बताइए, कानूनी तौर पर अगर हम देखते हैं तो उस वाक़ये में गलत कौन है? देखिए, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसको करारदाद मकासद कहते हैं। उस करारदाद मकासद को लेकर 1956 में एक आइन बना, फिर 62 में बना, और 73 में जाके जो तीसरा आइन बना वो आज तक कायम है। उस आइन ने बुनियादी हकूक दिए अवाम को। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत गलत है या अवाम गलत है, तो डेफिनेटली आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। सेक्शन ये कहती है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, कि तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम शहरियों को ये इख्तियार हासिल है कि वो इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट वेपन, विदाउट आर्म्स, पीसफुली। अब एक चीज तो बड़ी वाजिया है कि जितने भी लोग इकट्ठे हुए वो बड़े पीसफुल थे, अगरचे उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके गए, उनके ऊपर डायरेक्ट फायर भी किए गए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई एक भी इंसिडेंट ऐसा सामने नहीं आया जिसके अंदर देखा जा सके कि अवाम की जानब से कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल हुआ, कोई ऐसा फायर आर्म इंजरी हुई हो किसी भी कानूनी अहलकार को। इसका मतलब ये है कि अवाम जो थी वो निहत्ती थी। अगर अवाम निहत्ती थी तो उनके पास वो राइट आ गया फ्रीडम ऑफ असेंबली का, जो कि आर्टिकल 16 देता है। उसके बाद जो हुकूमत ने सीधी गोलियां चलाई और कई लोगों को शहीद किया। सर गोली चलाई और किसने चलाई, इस सवाल के ऊपर भी आते हैं। तो हुकूमत ने जिन लोगों को शहीद किया, इसके ऊपर मेरी जो कट्टर ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हुकूमत ने इस मामले के अंदर जुल्म किया। एक चीज़ तो बड़ी वाजिया है कि पंजाब पुलिस ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पुलिस एहलकारान हैं, इनको आप एक सादा पिस्टल भी पकड़ा देंगे तो इनसे निशाना सही नहीं लगेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी जी। ये कभी किसी डाकू को भी मारें तो ब्रेस्ट मारते हैं कि चलो 10 गोलियां निकलनगियां, कोई एक बजेगी ना। हाँ जी। इनकी ये काबिलियत है। वो जिस तरह गन शॉट हुए हैं, वो जिस तरह माथे से गोलियां निकली हैं, और वो जिस तरह डेथ हुई हैं, एक चीज़ तो वाजिया है कि वो स्नाइपर्स थे। दूसरी चीज़ ये वाजिया होगी कि पुलिस के पास स्नाइपर्स नहीं होते। ये जो स्नाइपर्स टेक्नीशियंस और जो स्नाइपर्स को अच्छे तरीके से चलाने वाले जो लोग होते हैं, ये एक ही महकमे के अंदर हैं। अब वो महकमा अगर खामोश भी रहे तो अवाम को बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस मर्तबा वो हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हो गए हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। यानी अगर वो समझते हैं कि हुकूमत ने उन्होंने हुकूमत को इस्तेमाल कर लिया तो वो गलत हैं। हुकूमत ने उनको इस्तेमाल कर लिया, पॉलिटिशियंस ने उनको इस्तेमाल कर लिया, ये कहना बिल्कुल ठीक है।
उसकी वजह यह है कि उनमें अकल कम है और उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो शूट टू किल की दी गई है। शूट टू किल का मतलब समझते हैं आप? जी जी। कि गोली चलाने का ऑर्डर हो गया, गोली चला देनी है, बस ये नहीं देखना कि क्यों चलानी है और किसके लिए चलानी है और किसके ऊपर चलानी है। अब इसका असर क्या होगा? इसके असर बहुत खराब है। देखिए, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता, मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। एक वक्त था, हमने इसी जमाने के अंदर, कोई हम बहुत पुराने बाबे तो नहीं है, हमने अपने ही बचपन के अंदर बड़ी इज्जत देखी महकमों की। लोग बड़ी इज्जत करते थे पुलिस की, लोग बड़ी इज्जत करते थे फौज की, लोग बड़ी इज्जत करते थे अदालतों की। राइट जी सर। आज हम उस दौर के अंदर हैं कि जिसमें गालियां पड़ रही हैं तमाम अदारों को। पॉलिटिक्स हो, गालियां पड़ रही हैं, फौज हो, गालियां पड़ रही हैं, पुलिस हो, गालियां पड़ रही हैं, अदलिया हो, गालियां पड़ रही हैं। उसकी जिम्मेदार भला क्या? जिम्मेदार वो एक शख्स है जो अदारे का सरबराह होता है और वो अपनी अनापरस्ती की वजह से पूरे अदारे की इज्जत को दांव पे लगा देता है। ये जो 20 जाने गई हैं या 22 जाने गई हैं, या कई लोग अपनी अपनी रीजनिंग्स दे रहे हैं कि जी इतनी जाने गई हैं, जितनी भी गई हैं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये जो हुआ है इसका असर ये निकलेगा कि अगले 30 साल तक मौजूदा हुकूमत जिस भी जमात से ताल्लुक रखती है, इनको वोट कोई नहीं पड़ना। राइट जी। क्योंकि अब जो नस्ल परवान चढ़ेगी ना, वो एक बागी नस्ल होगी। उनको पता है कि अगर वो एहतजाज करते हैं तो एहतजाज का राइट भी उनको नहीं मिल रहा। यानी किसी जालिम के खिलाफ जो सबसे कमजोर राइट होता है, आप मुझे बताइए कि हदीस नबवी है कि अगर कोई जालिम बादशाह, जाबर बादशाह हो, तो उसके खिलाफ अगर उसको हाथ से रोक सकते हो हाथ से रोको, हाँ। नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, वरना दिल में बुरा समझो। इन्होंने दिल में बुरा समझने का भी इख्तियार हमसे छीन लिया। 2016 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो हमें तब भी बड़ा अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि हम सुनते थे कि अपनी किताबों में पढ़ते थे कि नेहरू ये कहता था कि मैं उन्हें तोतियां नहीं बदलता जिन्हें पाकिस्तान वजीर आजम बदल दे। तो हमारी ख्वाहिश थी कि यार कोई एक वजीर आजम 5 साल पूरे कर ले ताकि घट्टो घट्ट नेहरू दी उस गल नूं ही लानत फिर जाए 70 साल बाद। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत गई, उसका अफसोस ये था कि कम से कम 5 साल मिलते, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी आप करते। आप मुझे बताएं कि आपने उसकी हुकूमत का तख्ता पलटा, अब नवाज शरीफ बाहर आ गया, केस खत्म हो गए, जी सर, उसी ने जुल्म शुरू कर दिया जो जुल्म उसके साथ हुआ। इसी तरह की कुछ हरकत पीपल पार्टी के साथ हुई, वो बाहर आ गई, केस क्लियर। एक वक्त होगा कि जो पीटीआई है ये बाहर आएगी, हुकूमत होगी, तब इन लोगों के ऊपर केस हो रहे होंगे। नुकसान किसका है? अवाम का। और यहां पर तमाम सियासतदानों ने भी बैठना है और सोचना है, यहां पर तमाम अदारों ने भी बैठना और सोचना है, और कोई ऐसा नतीजा निकालना है जिसमें अवाम की भलाई हो। सर एक शख्स अगर जेल में बैठा है तो बाहर कोई वाक़या पेश आता है, कोई इंसिडेंट होता है, उसकी एफआईआर जेल में बैठे शख्स पर हो सकती है? देखिए, प्लियो फैलेबाई एक कानून है। प्लियो फैलेबाई ये होता है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि जब कहीं क्राइम हुआ वो उस क्राइम के वक्त वहां पर मौजूद ही ना था, तो उसके ऊपर उसका इल्ज़ाम नहीं आ सकता। अब बड़ी बदकिस्मती है चूंकि अदालतें भी तकरीबन बदहाली का शिकार हैं, जहां पर अवाम हर तरफ से तंग आ जाती है, तब ये सोचती है कि शायद अदालतें इंसाफ देंगी। इमरान खान साहब के ऊपर जेल में बैठे बैठे सुनने में आया कि पर्चा डाला गया है दहशतगर्दी का, कि इनके कहने पर यह सारी कार्रवाई हुई है। एक तो पर्चा दहशतगर्दी का है, वो हुकूमती वजीरों के ऊपर दर्ज होना चाहिए था कि नहाती अवाम के ऊपर गोलियां चलाई। अगर गोलियां चलती और गोलियों के मुकाबले में गोलियां चलती तो फिर पता लगता,
तो आपके भी बंदे मरते। ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब अवाम निहत्ती थी और निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चलाई तो रियासत ने इंतशार पैदा किया, रियासत ने टेरर पैदा किया। तो इन रियासती इदारों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होने चाहिए थे। चूंकि हम एक बदहाली के शिकार एक वक्त के अंदर गुजर रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी हो रहा है। खैर, प्लियो फैले बाई कानूनी तौर पर इसका जवाब ये है कि प्लियो फैले बाई एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक अगर कोई बंदा क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था और वो ये साबित कर दे कि वो क्राइम सीन पर नहीं था तो वो FIR उसकी हद तक ज़ीरो होती है। इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, एहतजाज बाहर हो रहा है, उनको इस क्राइम के अंदर अलेजेड क्राइम के ऊपर या सो कॉल्ड क्राइम के ऊपर जो वो कहते हैं कि जी PTI ने ये क्राइम कर दिया, इसके अंदर इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ा रियासती जुल्म भी है, हुकूमती जुल्म भी है, और अगर अदालतें उसको ख़त्म नहीं करेंगी तो वो अदालती जुल्म होगा। सर बहुत शुक्रिया। जितना नाज़रीन आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब, जो कानूनी तौर पर हमें बता रहे थे कि जो एहतजाज करना आवाम का कानूनी हक़ है, उस हवाले से बड़ी डिटेल से इन्होंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल मुझे और मेरे मेहमान एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन साहब को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ने। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।